please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि एयर इंडिया को विदेशी हाथों में नहीं जाना चाहिए। भारतीय इकोनॉमी पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के मौके पर भागवत ने भारत के संदर्भ में अर्थशास्त्र के प्रचलित सिद्धांतों की सीमाएं समझाईं और कहा कि भारत दुनिया का एक अनूठा देश है जहां सुख की परिभाषा ही अलग है, इसलिए हमें अपना अर्थशास्त्र खुद गढ़ना चाहिए। केंद्र में आरएसएस की सोच में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में मोहन भागवत की आर्थिक सोच क्या मायने रखती है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या है संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों का सार। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने वैदिक काल से अब तक भारतीय इकोनॉमी को रेखांकित करने वाली किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी सम ग्लिम्सेस के विमोचन के मौके पर भारत के लिए अलग आर्थिक सोच का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रचलित अर्थशास्त्र के सिद्धांत सीमित संसाधनों में अधिकतम संतुष्टि देने के अपने मूल मकसद में कामयाब नहीं हुए और संसाधनों पर कब्जे की प्रतियोगिता पैदा कर दी। भारत में आर्थिक सोच का आधार अधिकतम संतुष्टि नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन के आधार पर सबको सुख देने की बात करती है। इसलिए भारत को साम्यवाद या पूंजीवाद से अच्छी चीजें जरूर लेनी चाहिए, पर उनके दायरे में बंधना नहीं चाहिए। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सारी बातें जब निकली है तब से आज 200 साल 300 साल हो ही गए, बहुत कुछ बदला है और इसलिए उसके नए नए प्रकार आते हैं, अधिक सुधारित प्रकार आते हैं तो हम उसको न्यू कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे नाम देते हैं। लेकिन पहली बात हमको सोचते समय ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम सब लोगों को, राजीव जी नीति आयोग में है तो हमारे देश के नीति आयोग से लेकर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति तक सबको एक साँचे में बंद होकर सोचना बंद करना पड़ेगा। अपनी बात को समझाने के लिए मोहन भागवत ने एयर इंडिया का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर इसके संसाधनों को ध्यान में रखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि घाटा हुआ है। इसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए इसकी बिक्री की जा सकती है, लेकिन भारतीय आसमान का हक किसी भारतीय को ही दिया जाना चाहिए। समस्या एयर इंडिया चलती नहीं है कि एयर इंडिया ठीक से चलाई नहीं है। अगर ठीक से चलाई नहीं ये है तो एयर इंडिया को ठीक से चलाने वालों को दे दीजिए। वो भारत का हो, क्योंकि अपने आकाश पर अपना प्रभुत्व किसी भी देश को मंजूर नहीं छोड़ना। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की मोदी सरकार की मुहिम पर भागवत ने सवाल खड़े किए। भागवत ने कहा कि भारत को एक बार में कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो कैश से काम चलाते हैं। आज योजनाएं आती है, लोगों से उसका कोई संबंध नहीं है और लोग उसमें कुछ नया बदलना करना चाहते भी नहीं, इसलिए उनको लाभ भी नहीं मिलता। हम अगर सारा कैशलेस कर देंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कैशलेस ऑपरेशन सब लोग अपने देश के नहीं कर सकते। आप लोग कर सकेंगे, लेकिन बहुत बड़ा समाज आपसे कम से कम 2 गुना वो बाहर है, वो ये नहीं करता और अब उसकी एनर्जी ये सीखने की नहीं है। तो ट्रांजिशन होगा भी, धीरे धीरे करना पड़ेगा। सवाल उठता है कि क्या कैशलेस इकोनॉमी और एयर इंडिया को बेचने के सरकार के फैसले से मोहन भागवत सहमत नहीं है? साम्यवाद या पूंजीवाद को खारिज कर क्या संघ भारत को एक बार फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौर में ले जाना चाहता है? क्या भारत खुली अर्थव्यवस्था के जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुका है वहां से टर्न लेना संभव है? इस चर्चा में हम आपको भी शामिल कर रहे हैं रोज की तरह, और आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अर्थनीति पर आरएसएस और सरकार के बीच मतभेद है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लेखक पत्रकार रतन शारदा, एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी इस चर्चा में शामिल होंगे,
बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का एक वक्त तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी समय सीमा के भीतर पूरी करेंगे तो बात तरीके से आगे बढ़ेगी और ये समय पूरा होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिल जाती है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं भट्टाचार्य साहब आपसे। आप अर्थनीति को बहुत समय से देख रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके साथ जुड़े हुए कमेंट्री और नैरेटिव को भी देखते हैं। जो भागवत साहब कह रहे हैं वो सब सुनने में बहुत अच्छी बात लग रही है और पवित्र उद्देश्य भी दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है, एक पिछले करीब 15-20 सालों से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की बात अलग अलग सरकारें करती आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी तरह का मतभेद है मोहन भागवत जो विचार सामने रख रहे हैं उसमें, और उसकी वजह से केंद्र सरकार के कामों में और आरएसएस के विचार में भी मतभेद दिख रहा है? देखिए, कट गया लगता है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें सर। कट गया, लाइन कट गया। नहीं, उनको हमारी आवाज नहीं जा रही है, उनकी आवाज तो हमको आ रही थी। लेकिन यही सवाल मैं रतन शारदा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप संघ के साथ जुड़े हुए हैं। क्या मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि हम जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी अपना रहे हैं, जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो शायद भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसे समाज के लिए उपयुक्त तो नहीं है जो हमने अब तक अपनाई? हमने 2 तरह के मॉडल अपनाए हैं। पहला सोशलिज्म की तरह झुका हुआ मॉडल था, उसके बाद उदारीकरण के बाद जो आया है उसको बहुत से लोग सीधे पूंजीवादी मॉडल कहते हैं, हालांकि उस पर भी मतभेद है। लेकिन क्या भागवत जी एक तीसरे मॉडल की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत सालों से संघ से जुड़ा हूँ। थर्ड, जिसको हम ऑल्टरनेटिव कहते हैं, ये थर्ड ऑल्टरनेटिव की बात दीनदयाल उपाध्याय के समय से चली है। जो कुछ भागवत जी ने कहा कुछ भी नया नहीं है। जो भी संघ से जुड़ा है इंक्लूडिंग मोदी जी, सबको ये पॉलिसी के बारे में पता है। शायद बाहर वालों के लिए नया हो। मैं मोटे मुद्दे तुरंत आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा इज़्म बांधता है, उससे पार सोचे, स्वतंत्र सोच हो सकती है, उसके आगे निकलें। व्यवस्था और नीति परिस्थितियों से बदलती रहती है, वो फ्रीज नहीं हो सकती। आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अगर लाभ पहुंचता है कि नहीं, ये नीति का आखिरी निर्धारण है। एंड्स आर मैनी बट नीड्स योर मीन्स आर लिमिटेड। अर्थ इज इनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। ये हम सब मानते हैं। भारतीय समाज केवल स्पिरिचुअल यानी 4 पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष की बात करता है। हम सर्वाइवल द फिटेस्ट नहीं, सबको उठाना चाहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, हर दृष्टि से इंटीग्रल अप्रोच होना चाहिए, इंक्लूडिंग एजुकेशन। डेवलप वर्सेस एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी नहीं, सबको सिंक्रेटिक दृष्टि से, एकात्म दृष्टि से देखना चाहिए। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। उद्योग कृषि का समन्वय, बड़े और छोटे उद्योग का समन्वय, और लेस कैश लेकिन कैशलेस नहीं, ये यहाँ की वास्तविकता है। मैं इस बारे में मोदी जी ये आखिरी पंक्ति को सेवा कर रहे हैं, इसको मैं अपने लेखों में बता चुका हूँ। और उन्होंने जो भी जनधन योजना, किसान बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, जितने भी काम किए हैं, सारे गिनाने का वक्त नहीं है। सारे काम आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने के काम है। और उन्होंने कहा जो अच्छा लगता है स्वीकार करें, नहीं लगता उसको छोड़ दें। तो इस प्रकार से आर्थिक दिशा दी उन्होंने कोई डिक्टेशन दिया नहीं है और ये किसी में विरोधाभास नहीं है। जी, आपका कहना है कोई विरोधाभास नहीं है, इसको विरोधाभास की तरह नहीं देखना चाहिए। संघ की लंबे समय से चली आ रही लाइन है, कोई किसी तरह का डेविएशन भी नहीं है। जो लोग संघ को जानते हैं, मानते हैं, उनको पता है कि ऐसे विचार हैं। भट्टाचार्य साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया था लेकिन जवाब नहीं आ पाया था। आपको एक आर्थिक कमेंटेटर के तौर पे कैसा दिख रहा है? मेरा मानना यह है आलोक जी कि मतभेद दिख रहा है पर असल में मतभेद नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा विश्लेषण करें, भारतीय कंट्रोल करे और भारतीय संस्था कंट्रोल करे, इसमें काफी एक अंतर है। भागवत जी ने ये कहा है कि भारतीय ही कंट्रोल करे, पर आज की अर्थनीति में, आज की बाजारी अर्थनीति में कोई शख्स कोई संस्था को कंट्रोल नहीं करता और कोई संस्था ही इसको कंट्रोल करती है। अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आया है वो 76% स्टेक एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। उसके अंदर 49% तक ही
जो कोई विदेशी एयरलाइन इसको कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव कंट्रोल 38% के ऊपर नहीं हो सकता एयर इंडिया के कोई फॉरेन एयरलाइंस का। तो मैं मानता हूं कि जब वो कहते हैं कि वो विदेशी कंट्रोल ना करे, और सरकार जो कर रही है उसमें कोई विदेशी कंट्रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो विदेशी एयरलाइन का जो कंट्रोल जो है वो 38% ही रहेगा। अगर आप विदेशी निवेश की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा भारतीय संस्था है वो विदेशी नहीं है और भारतीय है? HDFC क्या विदेशी संस्था है? भारतीय संस्था है। हिंदुस्तान लीवर भारतीय संस्था है, विदेशी संस्था है। तो मेरा मानना यह है कि जो भागवत साहब ने जो कहा है उसमें लगता तो है विरोध मतभेद है, पर एक्चुअली उनका कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो सरकार की नीति के साथ ही मिली जुली लगती है मुझे। जी, तो एयर इंडिया के बारे में आपका कहना है कि उनका कोई मतभेद नहीं है, वो सरकार जैसी नीति ला रही है, जिस रास्ते से एयर इंडिया का विनिवेश हो रहा है, वो अगर हम भागवत जी के कहे को गाइडलाइन माने तो उस गाइडलाइन के दायरे के अंदर ही हो रहा है। जितेंद्र भार्गव साहब, एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात पहले कही मोहन भागवत जी ने विनिवेश से पहले, कि एयर इंडिया को घाटा हुआ है या एयर इंडिया को गलत तरीके से चलाया गया। वो गलत तरीके से चलाया गया तो उन लोगों के बजाय जो लोग सही तरह से चला सकें उनको सौंपा जाए। इस बात को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि आप एयर इंडिया के इनसाइडर हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा है वो एकदम सच्चाई है। ये इस बात में कोई दो मत नहीं हो सकते कि एयर इंडिया पिछले 20-30 साल से ठीक तरह नहीं चलाई गई है। जिस प्रकार मंत्रालय ने दखलबाजी की या चेयरमैन की नियुक्ति IAS ऑफिसर्स की, चाहे वो यूनियन के रोल हो, बहुत सारे मत कारण हैं जिसकी वजह से एयर इंडिया 1980 के बाद निरंतर नीचे परफॉर्मेंस के लेवल पे गिरती रही है। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अब इसका संचालन एफिशिएंट कुछ ऐसे मैनेजमेंट को दिया जाए जो कि एयर इंडिया को चला सके। एयर इंडिया एक नेशनल ब्रांड रहा है, इमोशनल कनेक्ट है, तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही रेलेवेंट है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उन्होंने तीसरी बात जो कही कि विदेशी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इस बात से कोई असहमत नहीं होगा। अगर कोई नेशनलिज्म स्पिरिट रखता है तो वो ये कहेगा कि ठीक है, एयर इंडिया क्योंकि एक नेशनल कैरियर रहा है, अगर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसको अच्छी तरह चला सकता है तो कोई कारण नहीं है कि इसका कंट्रोल विदेशी एयरलाइन को होना चाहिए। जो उनकी सबसे अच्छी बात वो मेरे को लगी वो ये थी कि इस बात में एडमिट किया जा रहा है कि एयर इंडिया को ठीक तरह से मैनेज नहीं किया गया। खाली एक चीज़ ऐड अगर हो जाती तो मैं ज़्यादा खुश होता एयर इंडिया के इनसाइडर की तरह कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपनी चाहिए, और अगर एयर इंडिया को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है इसका कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि ये कहना कि क्योंकि हमको जिसको सौंपना है या डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो इसका सीधा का सीधा प्रभाव पड़ता है एयर इंडिया एम्प्लॉयज के ऊपर में। ठीक है, नरेंद्र तनेजा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भी हैं। आपको जो भागवत जी की बात से आ रहा है, क्या वो जिस तरह की आर्थिक नीति चल रही है उससे संतुष्ट हैं, या वो इस आर्थिक नीति पर सवाल उठा रहे हैं? वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी या एक दूसरे आर्थिक मॉडल की तरफ भारत को जाते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप उनकी स्पीच को और विचारों को ध्यान से देखें तो वो चाहते क्या है। मुझे लगता है भागवत जी चाहते हैं कि भाई भारत जो है वो दुनिया में सबसे महान आर्थिक शक्ति बने, महान शक्ति बने, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत अपना एक मॉडल लेकर के आए और अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है भारत की उसको लेकर के आए, जिससे हम दूसरों की नकल ना करें। अच्छा है जो वो ले लें कैपिटलिज्म सोशलिज्म से, लेकिन एक हम अपना मॉडल भी साथ में डेवलप करें। और हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता है, हमारी 7000 साल पुरानी संस्कृति है, उसके अंदर ये क्षमता है। आफ्टरऑल हम दुनिया में ज़्यादातर इतिहास उठा देखें, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की रहे जिसकी उन्होंने चर्चा करी। तो मुझे लगता है कि एक चुनौती जो बौद्धिक स्तर पर उन्होंने दी है कि भाई इस जो मंथन होना चाहिए और उस पर विचार होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि बहुत ही फैसिनेटिंग है। मैं दुनिया में 80 देशों में गया हूं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुंबई को हम शंघाई क्यों बनाएं, हम मुंबई को सबसे बेहतरीन शहर क्यों ना बनाएं, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे उन्होंने पॉइंट दिए हैं। अब जहां तक सरकार की बात है, सरकार जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है,
उनका एक अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, जनता के सामने जाते हैं, जनता मैनिफेस्टो पर मोहर लगाती है, सत्ता में आपको भेजती है, अब मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करते हैं, 5 साल का नजरिया लेके चलते हैं, उससे आगे कभी लेके चलते हैं, लेकिन 5 साल में आपने डिलीवर करना होता है। और जहां तक एयर इंडिया की बात है, एयर इंडिया एक सामरिक एसेट है, स्ट्रेटेजिक एसेट है, तो उसमें ये बहुत जरूरी है जब ये करें कि कुल मिलाकर के एयर इंडिया को जो ओनरशिप है, मेजोरिटी जो चलाने वाले हैं वो भारतीय होने चाहिए, भारतीय मूल के होने चाहिए। बाकी फॉरेन इक्विटी 49% तक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो हमारे आसमान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मुझे लगता है उस सोच से मैं पूरी तरह सहमत हूं, हमारी सरकार भी सहमत है और हम यही कर रहे हैं। जी, मैं भट्टाचार्य साहब एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि बाकी जो 2 मेहमान हैं वो हमारे अभी जुड़ नहीं पाए हैं ठीक से। ये बात सही है कि ये मॉडल में कोई मतभेद आपको सीधे नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे आकाश पर हमारे आदमी का हक होना चाहिए, तो इसी तरह का हक हमें हमारी एयरवेव्स पे भी चाहिए था। टेलीकॉम में विदेशी कंपनियों का निवेश हुआ है, बाकी हमारे बहुत अब रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश हुए हैं। विदेशी निवेश जिस वक्त आकर्षित किया जा रहा हो, देश में इस बात की होड़ लगी हो कि हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं, उस वक्त इस तरह का एक बयान है। साथ में महत्वपूर्ण बात यह कि वो बयान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दिया जा रहा है, जहां भारतीय इकोनॉमी के इतिहास पर एक किताब जारी हो रही है, और वहां साथ में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी खड़े हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक तरह से हम एक दिशा दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये एक जो बात जो है, इसका संदर्भ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर आपको 2 चीज देखनी पड़ेगी। एक तो है कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि टेलीकॉम की बात कही, आपने दूसरे जो सेक्टर हैं डिफेंस की बात कही, वो एक क्षेत्र है। हम जो एविएशन सेक्टर में हम ऑलरेडी 49% तक फॉरेन एयरलाइन के इन्वेस्टमेंट लागू कर दिया है हमने, और 100% तक हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूंजी निवेश हमने इसको अप्रूव कर दिया है पॉलिसी के अनुसार। अब जो भागवत साहब जो कह रहे हैं वो कि जो हमारा जो एक एयर इंडिया जो है, एक जो कंपनी जो है वो एक हमारी नेशनल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसे हम नेशनल कैरियर मानते हैं, उसकी जो प्रभुत्व जो है वो भारतीय के पास ही हो। तो मैं मानता हूं कि ये टेलीकॉम और डिफेंस के साथ उसका तुलना करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो इस वक्त वो नीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एयर इंडिया की बात कर रहे हैं। और एयर इंडिया की जो बात कर रही हैं, मैं ये देख रहा हूं कि उनकी जो अप्रोच जो है वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो आसमान में एयर इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर की प्रभुता न हो। अब इंडिगो जो है वो आप किस तरह कहेंगे वो इंडियन कंपनी है। इंडिगो की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है। तो मैं इसमें अगर 40% अगर इंडियन स्काईज जो है, जो आकाश जो है, वो 40% इंडियन स्काईज अब कंट्रोल एक इंडिगो के ऊपर है। एयर इंडिया की शेयर सिर्फ 15-16% है। तो इस वक्त जो प्रेजेंट जो है वो इस वक्त कोई भारतीय हो या अभारतीय हो या विदेशी हो, वो जो डिबेट जो है, मैं मानता हूं कि ये डिबेट का समय चला गया है। नीतियां इतनी आगे बढ़ गई हैं कि अगर हम नीति के बदलाव लाएं तो वो बहुत ही एक डिसरप्टिव और एक मूव होगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं मानता कि भागवत जी का जो स्टेटमेंट जो है उसमें एक कोई मतभेद हमें देखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो नीति जो है, फॉरेन एयरलाइन ज्यादा से ज्यादा 38% कंट्रोल नहीं ला सकती। तो जो आपने जो कहा कि जो भारतीय स्काई के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, ये मुझे लगता है कि अब नीति इतनी आगे बढ़ गई है कि उनका कहना भी, अगर कह तो सकते हैं पर कहना का कोई तात्पर्य या महत्वपूर्णता नहीं रहती है, क्योंकि नीति इतनी आगे बढ़ गई है कि कोई नीति का सुधार लाना ये रोल बैक ऑफ पॉलिसी होगा। वो मेरे ख्याल से अर्थनीति के लिए, भारतीय अर्थनीति के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, मैं मानता हूं। तो हमारे साथ मोहन गुरुस्वामी जुड़ गए हैं। मोहन गुरुस्वामी जी अर्थशास्त्री हैं, इन विषयों पर वो काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उनका अध्ययन है। गुरुस्वामी जी, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा और मोदी सरकार जिस तरह काम कर रही है,
क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच कोई मतभेद है या इसे स्ट्राइड में लेना चाहिए? एक ऐसा आयोजन था जिसमें उन्हें भारत के अर्थशास्त्र के बारे में कुछ अच्छी बातें कहनी थी, उन्होंने कही। देखिए, मोदी जी जो है सत्ते में है, बागडोर सरकार का उनके हाथ में है, देश की भविष्य भी उनके हाथ में है, और वो जो देश के लिए करना है वो काम बराबर करें। देश को सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देश में अगर पूंजी कम है तो बाहर से आए, क्योंकि बाहर से भी टेक्नोलॉजी भी आता है। तो इस दृष्टि से वो आगे बढ़ रहे हैं और इस दृष्टि से वो फॉरेन कंपनीज को देश में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेजमेंट दे रहे हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए, जिसको शायद भागवत जी नहीं समझते हैं, कि जो डिविडेंड पे आउट जो है जो टर्नओवर पे, तो इस पे कोई डर नहीं चाहिए। जो फ्रेज यूज़ करते हैं कि हमारी स्काइज की कंट्रोल चले जाएगी बाहर लोगों के हाथ में, ये मतलब क्या है? कंट्रोल कैसी जाएगी? हवाई जहाज़ तो हमारे मुल्क में उड़ेंगे, एयर कंट्रोल हमारे पास है, हमारे हवाई अड्डे पे आएंगे, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या पाकिस्तान इसको ला कर छोड़ देंगे इधर? ये एक जो फ्रेजोलॉजी जो है ये उनकी सोच को बिट्रे करती है। किसी और समय के सोच है ये, जब हम पहले सोचते थे कि अगर कोई फास्ट फूड में भी आ जाता तो फॉरेन कंपनी, तो हमारी कल्चर ख़राब हो जाएगी। आज तो सारे देश में फास्ट फूड बैठे हुए हैं और उनको यहाँ पे मुकाबला करना भी तकलीफ हो रहा है। जो ज़ोर से ये KFC और मैकडॉनल्ड्स आए, वो ज़ोर से पकड़ा नहीं गए। तो खामखा हम लोग डरते हैं कि विदेशी पूंजी आता तो कुछ देश को खा जाता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़माना गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बड़ी ताकतवर मुल्क है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम्स है, किसी की डरनी नहीं चाहिए। कैपिटल जो अच्छा, और डिफेंस, अभी इस एयर इंडिया को नेशनल कैरियर मानते हैं। कौन मानता है नेशनल कैरियर? उड़ते नहीं लोग, हमारे लोग। हमारे उसकी मार्केट शेयर भी 16% हो गया है। इंडिगो उससे दुगना बड़ा है, जेट उससे बड़ा है, विस्तारा उसके पास आके पहुंच रहा है। तो साइज तो इनको ये क्या चिंता कि नेशनल कैरियर, अगर नेशनल कैरियर आप मानते हैं, हमारा झंडा उस पर है, तो हमको जिस तरह एयरलाइन चलता है, जिस तरह उसमें बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है और जो पब्लिक की जो कॉन्फिडेंस इस पर घटते जा रहा है, ये हमारे नेशनल कैरियर रहने की लायक भी नहीं है जी। और एक कंपनी है जिसमें पिछले 10 साल में 55,000 करोड़ इस पे लग गए हैं और अंदर ढुकते जा रहा है, और ये कभी प्रॉफिट नहीं बनाएगी क्योंकि इसके पास 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉई रेशो है इनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशो टू एयरक्राफ्ट है, तो कभी प्रॉफिट नहीं बनाएगी जी। तो इसको पकड़ के रखने से क्या फायदा? जो बात आप कह रहे हैं इसी से मुझे आगे बढ़ाना है। मैं सोचता हूँ कि इसको एम्प्लॉयज़ को दे दो। हाँ, तो ये बात मैं अब इसको लेकर जितेंद्र भार्गव जी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एयर इंडिया पर उन्होंने बात पहले कही थी कि इसमें एम्प्लॉयज़ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। भार्गव साहब, एक सवाल ये है कि आज की तारीख में, जो अभी भट्टाचार्य साहब ने भी कहा कि प्रोसेस जहाँ चल पड़ा है वहाँ से उसको वापस लाना शायद मुश्किल होगा, यू टर्न लेना इस समय असंभव सा है, और वापस लाने के नुकसान बहुत हैं। BSNL का, MTNL का मॉडल हमारे सामने है। ये कंपनियां समय रहते अगर डाइवेस्ट कर दी गई होती तो शायद बहुत पैसा बनता। एयर इंडिया को भी आज से 10 साल पहले अगर डाइवेस्ट किया गया होता तो बहुत पैसा मिलता। आज की तारीख में वैल्यूएशन कम हो चुका है, वक्त के साथ जिस अंदाज में चल रहे हैं और कम होता जा रहा है। और ये क्यों ज़रूरी है कि किसी देश के पास एक नेशनल कैरियर रहे? अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, आपात स्थिति है, तो भारत सरकार अपनी सारी एयरलाइंस के जहाज़ इस्तेमाल कर सकती है। वो सिर्फ जो अब से 50 साल पहले, 70 साल पहले राष्ट्रीय गौरव के नाम पर या नेशनलाइजेशन के नाम पे एक एयरलाइंस को नेशनल कैरियर बनाया गया था, क्या वास्तव में आज के दौर में उसकी ज़रूरत है अगर वो कमर्शियली वायबल नहीं है तो? देखिए, गुरुस्वामी साहब ने जो सही कहा कि ये जो नेशनल कैरियर कॉन्सेप्ट था ये पुराना है। जब भारत में केवल एयर इंडिया थी इंटरनेशनल एयर ऑपरेशंस के लिए और इंडियन एयरलाइंस थी डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए, तो इनको नेशनल कैरियर कहा जाता था। जब देश की दूसरी एयरलाइन भी विश्व में चला रही है तो कोई कारण नहीं है कि हम एयर इंडिया के साथ में ये स्पेशल टैग लगाएं नेशनल कैरियर का। ये भी बात से मैं सहमत हूँ
कि एयर इंडिया अपना मार्केट रेलेवेंस खो चुका है, क्योंकि अब केवल 12.7% डोमेस्टिक मार्केट शेयर रहा है और 17% से कम, यानी कि 7 में से केवल 1 पैसेंजर एयर इंडिया को पेट्रोनाइज करता है। तो यही कारण है कि एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करना बहुत आवश्यक हो गया है। और जैसे आपने बहुत सही कहा कि अगर ये 2001 में हो जाता तो आज एयर इंडिया एक रोबस्ट एयरलाइन की तरह से प्रेजेंट होती। प्राइवेट एयरलाइंस की ये जो आजकल हम लोग इतना डोमिनेंस देख रहे हैं वो नहीं होता, क्योंकि एयर इंडिया एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी होती। दुर्भाग्य की पार ने कि नहीं हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम लोगों को देखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस लॉजिकल एंड तक आए। मेरे खाली एक मतभेद रहता है सरकारी पॉलिसी के साथ में कि वो ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं एयर इंडिया के डेट के बारे में, एयर इंडिया के लॉसेस के बारे में। मेरा जो भय है वो यह है कि अगर एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट नहीं किया गया तो अगले 5 साल में एयर इंडिया इररिलेवेंट हो जाएगी, ऑब्लिवियन की तरह चलेगी और कुछ समय के बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो अगर एयर इंडिया ब्रांड को, जैसे कि आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ये मिसमैनेज हो रही है, इसको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में दिया जाए, तो जरूरी बात है कि जैसे कि एयर इंडिया जिसने कि पिछले 70 साल में देश की बहुत अच्छी सेवा की है, प्राउडली दुनिया में ब्रांड मानी जाती थी, इसको मिटने ना दिया जाए। अगर इसी के कारण सब दृष्टिकोण से देखें तो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट अनिवार्य हो चुका है। अगर कोई इसको लोग डिट्रैक्टर्स हैं जो इसका अपोज करते हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं है एविएशन सेक्टर का, और वो एयर इंडिया के वेल विशर्स नहीं हो सकते अगर वो इसको अपोज करते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि और जितना जल्दी हो वो तेजी से पटरी पर लाए वो अच्छा रहेगा। तनेजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उस वक्त आपके पास आ नहीं पाया, लेकिन क्या ये बात अब कह सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं आप सबको कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत तेजी से, ताकि उसे इफेक्टिव तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सके, उसकी जो वैल्यू है वो रियलाइज की जा सके, ये किया जाएगा? कहीं कोई बाधा आने की आशंका हमें नहीं रखनी चाहिए, खास तौर पर संघ प्रमुख की इस बात को सुनने के बाद? नहीं, जो देखिए, सरकार ने अपनी नीति इस पे स्पष्ट हो चुकी है, नीति आयोग उस पर काम कर रहा है, और आपको जैसे पता है लोगों से बातचीत भी हो रही है। कंपनी सिर्फ जो मुझे लगता है, मैं भागवत जी की बात से सहमत हूं। देखिए, एयर इंडिया, अब उस पर आप बहस कर सकते हैं नेशनल कैरियर कहें या ना कहें, लेकिन भारत जो है, भारत जैसे देश के लिए जो अमेरिका नहीं है, जर्मनी नहीं है, जापान नहीं है, अभी हमारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, हमारे आसपास तमाम लोग हैं जो अभी भी नहीं चाहते कि भारत सक्सेसफुल हो, वो भारत को दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो हम अमेरिकी जैसी सोच, इंग्लैंड वाली वो सोच यहां नहीं रख सकते, हमें वो भी रखनी है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि ये भारत के हिसाब से एयर इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। तो वहां पे अगर 51% ओनरशिप इंडियन हो, इंडियन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, इंडियन एंटिटी हो, वो एंटिटी जो इंडियन हो वो 50% रखे और उसको चलाती है। तो ठीक है, ऐसा ही नजरिया आप जाइए, चाइना बहुत बड़ा देश है, अब तो लोग बोलते हैं सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री पृथ्वी पे चाइना है, लेकिन क्या वो एयर चाइना को, जो वहां के सबसे बड़ा कैरियर है, वो हमारी दे देगा टाटा ग्रुप को? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो हमको दूसरी, मैं आपको शिपिंग का उदाहरण देता हूं, आज हमारे देश का 92% जो शिपिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड है हमारे देश का, वो 92% इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन शिप्स लेके जाते हैं। फॉरेन शिप, हमारी शिपिंग हमने खत्म कर दी अपने देश के अंदर। और हम स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, अगर कोई युद्ध होता है तो वनरेबल है। आप ये कि क्या ज्यादातर जो बड़े जहाज है वो तो पश्चिम की कंपनियों की, क्या वो हमको दे देंगे? 1971 में इन कंपनियों में भारत को तेल बेचना बंद कर दिया था, एसओ ने बंद किया था, शेल ने बंद किया था, इसीलिए इंदिरा गांधी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया था, जो आज बीपीसीएल कहलाता है, एसओ का किया जो एचपीसीएल कहलाता है। मैं ये नहीं कह रहा बोलो, मेरा ये कहना है कि हम आगे बढ़ें, फॉरवर्ड लुकिंग हो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि अभी हम वहां नहीं पहुंचे। 20 साल बाद ये बात कह जाए मैं सहमत हूंगा, लेकिन अभी भी इमर्जिंग हैं, अभी हमारे पास चुनौतियां हैं, अभी दुनिया की तमाम ताकतें हमको खंडित करना चाहती हैं, वो नहीं चाहते हमको कामयाब हो। और जो सामरिक एसेट हैं उनको हम सामरिक रख करके चलें। इसकी तुलना आप टेलीकॉम कंपनी से नहीं कर सकते। इसलिए अब जैसे ऑयल कंपनियां, मेरा मानना है 51% इंडिया का जो ऑयल बिजनेस है वो सरकार की कंपनियों के पास ही रहना चाहिए, कम से कम आने वाले 20
20 साल तक, उसके बाद हम नजरिया बदल सकते हैं। जो स्ट्रेटेजिक एसेट है उस पर नजरिया हमको स्ट्रेटेजिक रखना चाहिए, और जहां बाकी दूसरा रखना चाहिए। दुनिया खोल रही है, हम भी अपना वो खोल रहे हैं, मॉडर्न आउटलुक बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमको फेजेस में जाना होगा और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा आगे, क्योंकि इस पे एक सवाल उठेंगे कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट जब आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे एविएशन स्ट्रेटेजिक एसेट है और कैसे टेलीकॉम स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं है। कैसे हम, और अभी जो हालत है, कौन सी कंपनी कब किस विदेशी के हाथ में पता नहीं चल रहा है, जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। अभी भट्टाचार्य साहब ने पूछा, अभी भारत के बड़े बैंक, 2 बड़े बैंक इस समय भारतीयों के हाथ में है या विदेशियों के हाथ में, हमें नहीं मालूम है, इतनी फॉरेन होल्डिंग उनकी हो चुकी है। संजय झा हमारे साथ जुड़ गए, थोड़ा देर से जुड़े हैं। संजय झा जी, ये जो चर्चा चली है कि एयर इंडिया का विनिवेश जो होगा वो विदेशी हाथों में नहीं जाना चाहिए, और दूसरा एक सवाल संघ प्रमुख ने उठाया है कि कैशलेस इकोनॉमी भारत में अभी संभव नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे हो सकती है, लेस कैश हो सकती है, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी इस देश में नहीं हो सकती है। और साथ में वो एक मॉडल लाए हैं, उनका कहना है भारत का अपना आर्थिक मॉडल होना चाहिए। तो क्या ये खुले बाजार की नीति से यू टर्न लेने की दिशा में एक संकेत देख सकते हैं हम, क्योंकि वहां नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे? देखिए आलोक जी, आज तो भारत कैशलेस हो गया, क्योंकि आज तो एटीएम में कुछ कैश है ही नहीं। तो एक तरीके से वो तो बहुत ही सफल हो चुके हैं नोटबंदी के बाद मोदी जी। आज हमारे एटीएम में यदि पैसे नहीं है तो ये बता रहा है कि नोटबंदी का नकारात्मक असर हो, या आज भारत के आम जनता ने भारत की जो बैंकिंग की जो प्रणाली है या ढांचा है उस पर उनका आत्मविश्वास कम हो गया है जब से ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर विषय है। इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, एक तरीके से ये इस बात का एक प्रतीक है कि आप यदि आज कैश का डिमांड बढ़ा है, इसमें 2 कारण हो सकते हैं कि एक तरीके से आरबीआई और सरकार पहले से ये तैयार नहीं थी। दूसरी बात ये भी है कि क्या काला धन अब और भी ज़्यादा आ चुका है हमारे करेंसीज, हमारे अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अब जो कैश है वो डीमोनेटाइजेशन से पहले से ज़्यादा कैश है। देखिए, जहाँ तक एयर इंडिया का सवाल है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक इसको स्ट्रेटेजिक करना मैं पूरा नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो आप यदि एयरलाइन इंडस्ट्री का इतिहास देखिएगा और इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय इतिहास देखिएगा तो ये बहुत ही एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और यहाँ पर ढेर सारे कंपनीज ने यहाँ पर कभी नफा लगातार उनको नहीं मिला है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री का एक तरीके से आप यदि उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उनका खर्च ज़्यादा से ज़्यादा आलोक जी होता है तेल को लेके, एटीएफ या जिसको कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और इस पर किसी को कोई ये नहीं कर सकता है दावे के साथ कि हम इस पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो तेल का दाम कहां बढ़ेगा। अभी यदि आप देख रहे हैं तो एटीएफ का दाम बढ़ रहा है और उम्मीद है कि शायद और भी बढ़ेगा। तो इससे फिर भी एयरलाइन इंडस्ट्री को इससे बहुत घाटा होता है। आपको मैं 2 चीज कहना चाहूंगा, और ये एयर इंडिया से ये बिल्कुल उसका ताल्लुकात है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वो बहुत ही भयानक एक तरीके से जब अटैक हुआ था, उसके बाद सारी एयरलाइंस का हालत बहुत खराब हुआ था और मर्जर्स और एक्विजिशंस हुए थे। और जब बड़ा एक ग्लोबल रिसेशन हुआ था जिसमें एक मंदी एक बहुत भयानक तरीके से पूरे हर देश में फैला, उसके कारण फिर एयर का हालत बहुत खराब हुआ था और मर्जर्स और एक्विजिशंस हुए थे। और जब बड़ा एक ग्लोबल रिसेशन हुआ था जिसमें एक मंदी एक बहुत भयानक तरीके से पूरे हर देश में फैला, उसके कारण फिर एयरलाइन इंडस्ट्री नीचे हो गई। तो मैं यही कहूंगा कि एक तरीके से ये चुनौती है हर सरकार के लिए। हमने अपनी तरफ में भी प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू की थी, आज भी प्राइवेटाइजेशन करना कोई ये बात, लेकिन देखिए संजय झा, जहां आप ले गए हैं, मैं ठीक है, मैंने बहुत ये अच्छी बात ये की कि आपने सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं किया, लेकिन मैं एक सवाल अब उठाना चाहता हूं कि अब आपने जो कह दिया कि ये स्ट्रैटेजिक एसेट है, एविएशन इंडस्ट्री में ऐसी समस्याएं होती हैं, ग्लोबल उसकी डायनेमिक्स ऐसी है, तो फिर ये तर्क वहीं ले जाता है जहां हम वर्षों कई कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में टैक्स पेयर का पैसा झोंकते रहे और वो उनको नुकसान होता रहा। ए.के. भट्टाचार्य साहब, आपको लगता है कि अब हमें छोटा सा अच्छा चलिए संजय जी फिर से छोटा सा जवाब आप कर लीजिए, आप देर से आए थोड़ा सा छोटा सा नहीं, मैं छोटा सा मौका। हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि
जोशी छोटा सा हाँ, मौका तो मैं मुझे- इतना ही कहूंगा कि देखिए सरकार को इस पर पूरी पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। देखिए लोगों को चिंता यही है कि क्या एक तरीके से एयर इंडिया को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट के बेचा जाएगा, कौन खरीदेगा, कितने दाम में खरीदेगा। एयर इंडिया की एसेट्स जो है, यदि आप उनका बंबई में ऑफिस देखिए तो उसका भी वैल्यूएशन बहुत हाई हो सकता है। तो इसकी वैल्यूएशन क्या होगी? अभी इंडिगो का वैल्यूएशन देखिए, जिसके पास 40% मार्केट शेयर है, उसका स्टॉक प्राइस में लगभग 38,000 या 37,000 का वैल्यूएशन है। यदि एयर इंडिया का 14% मार्केट शेयर है तो इसका वैल्यूएशन क्या होगा? 50,000 करोड़ का डेट है। तो सरकार के सामने मैं समझता हूं कि पारदर्शिता दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां 27,000 लोग भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी की काम है और इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे जाके प्राइवेटाइज करना सही रास्ता है। लेकिन इसमें कुछ गलती हुई या कोई भ्रष्टाचार हो गया या किसी को फायदा लेकिन दिया ये तो गया, किसी तो भी फिर मैं काम समझता में हूं जो कि वो हम देश भारत के में साथ एक पिछले दिनों विश्वासघात जितना उदारीकरण के बाद जितने फैसले सरकार ने लिए हैं, सवाल उनमें से किसी पे भी उठ सकता है। रतन शारदा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जोशी जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि मैं स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट में नहीं जाऊँगा। एयर इंडिया को आज हमने बहुत समझिए थप्पड़ मारे हैं कि लॉस मेकिंग है, 50,000 करोड़ का घाटा है। हमें याद होना चाहिए जिस समय यूपी आई है, एयर इंडिया ने 1,000 करोड़ का मुनाफा दिखाया था जब सारी दुनिया ग्लोबली रिसेशन में थी, सारे एयरलाइंस घाटे में थे। उसके फाइनेंस डायरेक्टर ने मुझे बताया कि हमारी मिनिस्ट्री ने कहा क्या बात कर रहे हैं, इतने प्रॉफिट कहाँ से आया। उसके बाद सारे उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स यानी उसके रूट्स जगह जगह बेचे गए, विदेशी कंपनियों को बेचे गए। उसके बाद घाटा शुरू हुआ है। हर चीज़ मैनेजमेंट पे डालना, हर चीज़ इस पे डालना। तकलीफ यह है कि मंत्री जब आते हैं तो हर मिनिस्ट्री को अपना अपना जागीर गिनने लग जाते हैं। मुझे याद है 2004 में जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी, कई मंत्रियों ने विरोध किया था। इस समय जब यूपीए थी तब भी विरोध हुआ था। इस गवर्नमेंट के समय भी हो रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि हम बैठ गए, हमारी जागीर है, उसका हम दुरुपयोग भी करेंगे। एयर इंडिया का दुरुपयोग हुआ, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, इसके कारण वो घाटे में गई है। इसलिए नहीं गई कि मैनेजमेंट खराब था। इवन पिछले साल जो नए डायरेक्टर उन्होंने भी प्रॉफिट करके दिखाया। हमें आवश्यकता है ढंग से उसको प्रोफेशनली चलाने वाले। और जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, डिफेंस में अब तक 100% इम्पोर्ट था। इस गवर्नमेंट ने उसको लाके यहाँ लोकल बनाना शुरू किया। हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती थी, अपने देश को बेच नहीं सकती थी। ऐसे डिफेंस के अंदर हमने हजारों करोड़ की बचत की है। तो नीतियाँ सही चल रही हैं, कहीं ना कहीं कमी है। यस, कैशलेस सोसाइटी का विरोध मैंने भी किया था और लेस कैश हो सकता था। जैसे संजय झा जी ने कहा, फॉर वंस आई एग्री विद हिम इवन अ लाइटर नोट, कि हमने उसको कैशलेस आज बनाया है क्योंकि हमारी आरबीआई हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज भी दुनिया भर के बिग डेटा एनालिसिस होने के बाद भी समय खबर नहीं पहुंची। ये एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। जी भट्टाचार्य साहब। आपके सामने मैंने सवाल रखा कि ये वाली बात जब आएगी तो ऐसी बात हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, 50-70 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये वाला एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री में सरकार को रहना चाहिए। फिर हम इस पे आए कि सरकार कहाँ से निकल सकती है। अब जब सरकार निकल रही है, फिर हम उन सेक्टर्स में से इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट की लड़ाई में पड़ेंगे। तो क्या एक तरह से खुले बाजार की पॉलिसी से यूटर्न नहीं होगा? नहीं, देखिए अब ये जो एविएशन सेक्टर जो है, जो विमान जो सेक्टर जो है, इसमें तो कोई स्ट्रैटेजिक सेक्टर की बात, कोई डिबेट लगता ही नहीं है इसके अंदर। एक एविएशन सेक्टर कोई स्ट्रैटेजिक सेक्टर नहीं है। अगर मान लीजिए अगर सारे आपकी जो विमान कंपनियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, या उसमें भी अगर मान लीजिए फॉरेन एयरलाइंस 49% तक भी आ जाएं, मैं ये नहीं मानता कि हमारी जो एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। क्योंकि अगर आपको देखेंगे तो अगर मान लीजिए एविएशन नहीं है तो आपके पास इंडियन एयरफोर्स तो है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं है कि एविएशन सेक्टर कोई स्ट्रैटेजिक सेक्टर नहीं है। और यहाँ मैं मानता हूँ तनेजा से की बात कि ऑयल सेक्टर जो है वो अभी भी स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि उसमें 51% स्टेक एटलीस्ट 10-20 साल तक और भी हमें रखना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। डिफेंस स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, पर उस डिफेंस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी हम सिलेक्टिवली हम 76% तक हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये मानना ये है कि एविएशन सेक्टर को एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर बता के कि भाई इसका डाइवेस्टमेंट ना किया जाए तो ये एकदम गलत तरीका होगा। और पर ये स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक डिबेट है, ये बहुत ही एक रिलेवेंट डिबेट है और ये डिबेट को हमें देखना पड़ेगा। टेलीकम्युनिकेशन एक जमाने में स्ट्रैटेजिक कहा जाता था, पर आज के जमाने में टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिक हम नहीं कहते हैं।
अगर मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, ये बहुत लोग कहते हैं ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, पर मैं मानता हूं कि ये एक विषायन के जमाने में आप इनको कैसे स्ट्रैटेजिक कहेंगे? इसमें खुलेआम से निवेश आनी चाहिए, निवेश बाहर जानी चाहिए, और एज लॉन्ग एज प्रॉपर रेगुलेशन, नियंत्रक ठीक से काम करे, मुझे लगता है, और जो कंज्यूमर की इंटरेस्ट ठीक तरह से देखे, मुझे लगता नहीं कि कोई चिंता की बात है जी। तो एयर इंडिया की जो बात हमने की, आपको ये देखना होगा कि यूपीए सरकार के 4 साल में और 5 साल में और एनडीए सरकार के 4 साल में एयर इंडिया को अभी तक करीबन 25,000 करोड़ का पूंजी नियोग किया गया है, और इसके बाद भी एयर इंडिया की जो लॉसेस बढ़ती रही हैं। तो मुझे लगता है कि काफी तक हमने कोशिश की, सरकार ने, दोनों जी, सरकारों ये ने कोशिश इतनी हो चुकी है कि इसको जारी रखना मुश्किल है, और एयर इंडिया पर फैसला हो चुका है, उसको अब इम्प्लीमेंट होना ही बाकी है, इसलिए बहुत मुझे नहीं लगता कि विवाद की गुंजाइश भी बची है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या भारत के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थनीति चाहता है आरएसएस, और क्या ये संभव है? देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने आपसे सवाल पूछा है कि क्या अर्थनीति को लेकर आरएसएस और सरकार के बीच में मतभेद है? अभी कुछ वक्त बाकी है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मोहन गुरुस्वामी जी, आपको ये बात सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि संघ की तरफ से एक अर्थनीति को बदलने की, उसको नई दिशा देने की कोशिश है? उसके साथ में, क्योंकि ये चर्चा भी हुई है कि शिक्षा नीति बदलेगी, तो नई शिक्षा नीति का इंतजार हो रहा है। शिक्षा पर जोर है, उसके बाद अर्थनीति पर जोर है। ये किसी तरह का आपको डायरेक्शन आता दिख रहा है बातचीत में? ये देखो, कल मैंने जो उनकी स्पीच सुनी इकोनॉमिक इश्यूज पे, ये सरसंघचालक की, तो उन्होंने काफ़ी जनरलिटीज में बात किया। सारे जनरलिज्म्स थे कि किसान को फ़ायदा होना चाहिए, गरीबों को फ़ायदा होना चाहिए, अच्छी सरकार इस तरह होती है, उस तरह। ये कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं है। सिर्फ उन्होंने एयर इंडिया की बात की कि ये हमारे एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, हम दे रहे हैं, इसको हमको सोचना चाहिए। उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई डायरेक्शन उसमें उस स्पीच में नहीं था। हम जो ज़्यादा ही देख रहे हैं उसको, और एयर इंडिया के जो बात हुई अब तक हुई, साबित होता है कि वो गलत रास्ते पे हैं, और ये जो प्राइवेटाइजेशन और बीजेजी फॉरेन कैपिटल की जो बात हो रही है, एयर इंडिया के लिए तो काफ़ी आउटमॉडर्न अप्लाई नहीं होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को मैं मानता हूँ एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है। 30% ऑफ द कंट्रीज रेवेन्यूज उससे आती हैं, टैक्स रेवेन्यूज, और उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसको स्टेट सेक्टर में रखना, काफ़ी बड़े बड़े मुल्क भी स्टेट सेक्टर में पेट्रोलियम इंडस्ट्री को रखते हैं। मगर कहना कि एयर इंडिया को अगर हम दे देंगे तो स्काइज विदेशियों के, हमारे एयरपोर्ट हवाई अड्डे में फॉरेन कैपिटल लगा हुआ, तो क्या वो फॉरेन मैनेजर अगर होगा तो हवाई जहाज बंद कर देगा, एयरपोर्ट बंद कर सकता है क्या? क्योंकि जो हिंदुस्तान में आता है, इट बिकम्स एन इंडियन कॉर्पोरेट सिटीजन, वो इंडियन रूल्स के नीचे आता है। जी, तो ये बात आप सही कह रहे हैं। जो भारत में आकर बिजनेस करता है या ऑफिस खोलता है, वो तो अपने भारत के कानूनों के दायरे में आता है। संजय झा, आपको लगता है कि इकोनॉमी की दिशा बदलने की कोशिश हो रही है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको कहते थे, जिसे आप नेहरूवियन मॉडल के थोड़ा आगे का मॉडल कह सकते हैं, उसकी तरफ जाने की कोशिश है? नहीं, देखिए आलोक जी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि मोदी जी का जो था कि सिर्फ विकास के माध्यम से देश में प्रगति होगा, वो तो बिल्कुल विफल रहा है, और ये हर जगह ये विफल रहा है। हम तो समझते हैं कि अरविंद पानाग्रिया और जगदीश भागवती ने इस पर बहुत चलाया कि भारत में आप सामाजिक कल्याण के लिए पैसे मत खर्च कीजिए, लेकिन यूपीए या कांग्रेस का जो मॉडल रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ, वही भारत के लिए सबसे अहम है। और इसीलिए बाद में मोदी जी इतना भाषण दे के मनरेगा के बारे में इतनी आलोचना करने के बावजूद
वो मनरेगा या सामाजिक कल्याण पर उनको खर्च करने पर उनको मजबूर किया गया है, क्योंकि इस तरह से भारत में अभी भी गरीबी है, अभी भी ढेर सारी समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं कि किसान हमारे विरोध कर रहे हैं, किसानों का हालत बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक गंभीर एक या संजीदा मसला है। आप ये भी देख रहे हैं कि मैं आज आप किसी प्रोग्राम पे था जहां पर पीएचडी के लोग अभी पीएन के नौकरी के लिए वहां अप्लाई कर रहे हैं, तो बेरोजगारी समस्या है। तो यहां पर सिर्फ एक तरीके से इस उम्मीद करना कि निजी पूंजी से देश का प्रगति होगा, वो बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये सोच या ये नजरिया जिसका भी हो वो देश के लिए अनिवार्य है, वो हमारा सोच है। लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए जिसको लेके मुझे थोड़ा चिंता है जी, मेरे पास समय कम है, थोड़ा संक्षेप में करिए क्योंकि फिर औरों को समय नहीं दे पाऊंगा। कि आरएसएस के इशारे पे वो चलते हैं, लेकिन हाँ देखो, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनाव में 2014 में उनको जीत दिया, लेकिन आरएसएस के लोग यदि बीजेपी को चला रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि वो सही है। अब आरएसएस के दबाव पर मोदी जी कर रहे हैं या कठपुतली है जो भी है, लेकिन आरएसएस का विचारधारा कुछ और है, लेकिन देश ने आरएसएस को नहीं चुना है। तो ये मैं समझता हूं कि उनका एक अंदरूनी एक ठीक है, नहीं मैं इस पे आ रहा हूं, मैं तनेजा जी के पास आ रहा हूं जी। यदि देश के लोगों ने बीजेपी को चूज किया आरएसएस जी। तनेजा जी, एक सवाल है तनेजा जी कि ये जो कहा है सरसंघ चालक ने, उसमें बातें जो कही गई हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वो अंत्योदय की बात है। धरती के पास सबकी जरूरत पूरी करने के लायक बहुत कुछ है, लेकिन एक आदमी का लालच पूरा नहीं किया जा सकता, ये भी बात है, सब अच्छा है। लेकिन ये सब बातें तो वर्षों से चली आ रही हैं और इस तरह का मॉडल था इस देश में जो चल रहा था। क्या हम वापस उस अर्थव्यवस्था की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल है। क्या हम सोच रहे हैं जो मोहन भागवत जी ने कहा है, आपकी सरकार उसको फलीभूत करने पर विचार कर रही है, या उन्होंने एक भाषण दिया है जिस पर ताली बजाई जाएंगी और फिर काम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? आलोक जी, पहले मैं आपको थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर पूरा स्ट्रेटेजिक है। मैंने कहा सिर्फ एयर इंडिया की बात करी, उसमें यह कहा कि उसकी जो 51% ओनरशिप है वो इंडियन एंटिटी की बात हो, वो प्राइवेट सेक्टर की हो, लेकिन इंडियन एंटिटी की बात हो, कम से कम आने वाले 15-20 साल। पूरे सिविल एविएशन के लिए मैंने नहीं कहा था। अच्छा, और सिर्फ मैंने स्ट्रेटेजिक एसेट उस संदर्भ में ही बोला था। और खासतौर से जो शिपिंग का एक्सपीरियंस डिजास्टर्स रहा उसके बाद के भाई 92% इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन शिप लेके आते हैं, हमारा तेल भी 92% वही लेकर के आते हैं जो स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है। तो वो गलती हम ना करें एविएशन में। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कम से कम 20 साल बाद, 20 साल के लिए, उसके बाद स्थिति बदल जाएगी, तब हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जहां तक आपने बात की हमारे भारत के अंदर अगर आज जो मॉडल चल रहा है, हमारे यहाँ ज्यादातर तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां, तमाम तो सरकारी कंपनियां हैं, लगभग 3 करोड़ लोग तो सरकारी एंटिटीज या सरकार या सरकारी कंपनियों में ही काम करते हैं देश के अंदर। और दूसरी बात यह है कि आया उसके बाद हमारे यहाँ एसएमईज बहुत ज्यादा, उनकी भूमिका बड़ी है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो बोर्ड ड्रिवन कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, जो पश्चिम में दिखता है या आपको जापान में दिखता है, कनाडा में दिखता है, जहां बोर्ड ड्रिवन कंपनी है, मैं सेठों की कंपनी की बात नहीं कर रहा, वो कितनी है भारत में जो बोर्ड ड्रिवन है, ट्रूली बोर्ड ड्रिवन कंपनी, बताइए ना मुझे आप कितनी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुल जो भागवत जी ने बात करी है वो दार्शनिक के रूप में बात करी है, एक दार्शनिक के रूप में, और उस व्यक्ति और वो संस्था जो देश के बारे में लॉन्ग टर्म सोचती है। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार तो मैनिफेस्टो होता है, जनता पे लेके जाती है, उसके हिसाब से सरकार को चुना जाता है। सरकार तो कमिटेड है मैनिफेस्टो से। सरकार जो है, और दूसरा सरकार को कंटिन्यूटी रखनी है, और साथ में यह भी देखना है हर आदमी का, हर व्यक्ति का, जो आखिरी कतार में खड़ा है उसका भी उद्धार होना चाहिए। आप उसको इंक्लूसिव ग्रुप बोलते हैं या अंत्योदय, अब जिस नाम से भी आप उसको बुलाएं, तो सरकार का कमिटमेंट वो होता है। लेकिन साथ में अगर एडवाइस आती है, सलाह अच्छी आती है, जो भागवत जी ने दी है कुल मिलाकर के देश को लेकर के और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक ये संजय झा ने ये कहा कि ये सरकार आरएसएस चलाती है, उनको खाक नहीं पता कि देश कैसे चलता है, कुछ नहीं पता उन्हें। ये सरकार जो है कैबिनेट चलाता है और भारतीय जनता पार्टी चलाती है, आरएसएस नहीं चलाती। आरएसएस इंटरवीन भी नहीं करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं करती होगी, नाम था मनमोहन सिंह जी का, लेकिन सरकार सोनिया जी चलाती थी। लेकिन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का लेट मी कंप्लीट, यू व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी? नहीं, आप कंप्लीट करें। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई संबंध है या नहीं है? आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप कंप्लीट करिए, इसका जवाब दीजिए, संबंध है या नहीं है? मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, संजय झा ने यह कहा कि आरएसएस
जो है वो कंट्रोल करती है। गलत कहा उन्होंने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी सरकार चलाती थी, ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल मान रहा हूं, मैं आपकी दोनों बातें मान लेता हूं। इसके बाद पूछ रहा हूं, क्या आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के विचार प्रवाह पर कोई असर नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आरएसएस के सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं हैं? नहीं, आपकी मैं बात का जवाब देता हूं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है और अपनी सोच है। आरएसएस जो है वो लगातार उनसे इंटरेक्शन होता है। कुछ उनकी बातें जो अच्छी होती हैं, जो बहुत होती है, उनको उसी समय लिया जाता है। और लेकिन संबंध आपस में क्यों नहीं है? डीप डायलॉग्स होते हैं, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है और हर इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो होता है। उसके हिसाब से मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन होता है और कैबिनेट जो है फाइनल डिसीजन, हर चीज का फैसला देश कैसे चले, कैबिनेट करता है। चलिए जी, मोहन गुरुस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा कमेंट सर। चलिए देखिए, ये आरएसएस का कंट्रोल गवर्नमेंट में कंप्लीट रहता है, बीजेपी कंप्लीट रहता है। इसलिए प्रतिवर्ष ये विजयदशमी के दिन सारे मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, निकर में खड़े रहते हैं और उनसे आदेश लेते हैं। मैं भी सरकार में था, मैं भी जानता हूँ कि कितनी इंटरफेरेंस होती है हर चीज़ पे। ये कोई छुपाने की बात नहीं है। आप आरएसएस के जड़ हैं, तो आप दूर, तो सरकार डे टू डे गवर्नमेंट तो मोदी जी चलाते हैं। और जो रिश्ता आपने सोनिया गांधी जी या 10 जनपद और मनमोहन सिंह से, वो रिश्ता यही है। आपके पास भी वही रिश्ता है। चिट्ठियाँ आते हैं रोज ट्रांसफ़र कराने के लिए, ये काम। तो इससे छुपने की कोशिश मत कीजिए कि आप कुछ अलग है और दूध में दुल्हे में, ये बात नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें इंटरफेयर ज़रूर होता है और उन पर इन्फ्लुएंस होता है। और जब उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना कल स्पीच में, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। अगर चाहते हैं डायरेक्शन चेंज करना, तो ये डायरेक्शन टू गवर्नमेंट है बाय अ ग्रुप विच हैज़ नो पॉलिटिकल सैंक्टिटी, नो प्लेस इन पॉलिटिक्स। क्योंकि वो कभी चुनाव नहीं लड़ता, कभी उनके आदेश आते रहते हैं। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट टू ब्लेम, कंपेयर सोनिया गांधी एंड मनमोहन सिंह, द सेम रिलेशनशिप। आरएसएस में एक आइडियोलॉजी है जो एक डायरेक्शन में देश को ले जाना चाहता है और काफ़ी आउटमोडेड आइडियोलॉजी है। मैं भी देखा हूँ कि जब बहस चलती थी कि केंटकी फ्राइड चिकन को आना या नहीं आना, या पोटैटो चिप्स बनना या कंप्यूटर चिप्स बनना, ये सारे दौर से हम लोग गुजरे हैं जी। और अब क्योंकि बात आरएसएस पे आ गई है, कोई मॉडर्निटी इनकी सोच में अभी तक आई नहीं। जी, मोहन गुरुस्वामी। इसीलिए स्ट्रेटेजिक एक एयरलाइन को स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं। जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय दे पाऊंगा, लेकिन रतन शारदा जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अब इस पर आ गई है कि आरएसएस और सरकार के बीच क्या संबंध है। क्या आरएसएस सरकार को किसी और दिशा में जाते हुए देखना चाहता है, अगर वो निर्देश नहीं भी दे रहा है तो? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी देखिए, अगर मुझे पूछ रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि एक फैमिली को एक 1 करोड़ संगठन के लोगों के संगठन के साथ मिलाना हमारा बहुत छोटा दिमाग बताता है। केवल एक परिवार चलाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, और 1 करोड़ लोगों की संस्था 90 साल पुरानी, उसमें से निकले हुए लोग एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। दूसरी बात है कि जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, कांग्रेस है, एनएससी नाम की संस्था थी जिसमें छोटे छोटे कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी झोला छाप उनको गाइड कर रहे थे। उनके अंदर दुनिया भर की गलत नीतियाँ आई। यहाँ पर पूरा संगठन साथ में है, और अगर कहीं विचार इंस्पिरेशन लेते हैं तो उसमें कोई कठिन नहीं है। लेकिन संघ के कहने से अगर काम होता तो कई तरह के बदलाव आने चाहिए थे। एमएसएमई के लिए संघ ने बार बार कहा था कि नहीं, मेरे पास अब समय नहीं है शारदा जी, मुझे रुकना। आपका कहना है अगर संघ के कहने से काम होता तो शायद दिशा कुछ और होती। ये बात काफी कुछ कह रही है। मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है, मुझे अब दिखाना पड़ेगा कि दर्शकों ने क्या जवाब दिया है जो सवाल आज हमने पूछा आवाज अड्डा पर, कि क्या अर्थनीति पर आरएसएस और सरकार के बीच मतभेद हैं। 59% लोग कह रहे हैं कि ऐसा है, 41% लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब कार्यक्रम शुरू किया था हमने तो हाँ कहने वालों की संख्या ज़्यादा थी, अब वो कम हो गई है। और कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैथिली शरण गुप्त की कविता आर्य की वो पंक्तियाँ जिनका उल्लेख मोहन भागवत ने अपने उस भाषण में किया जिस पर हमने आज चर्चा की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है,
उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन? भारतवर्ष है। भारतवर्ष के बारे में बहुत ही गौरव से भरी ये कविता है। भारतवर्ष का गौरव बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे, उसकी संस्थाएं अपनी गरिमा के साथ काम करती रहें। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।